हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य का जन्म भी और स्टारों की तरह नर्सरी में ही हुआ है और उस स्टार की नर्सरी को हम नेबुला कहते हैं। 5 बिलियन ईयर्स पहले एक स्टार के सुपरनोवा स्टेज के फटने से एक नेबुला का निर्माण हुआ था और वहाँ डस्ट क्लाउड और हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होने लगे। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले उस नेबुला में घूमती हुई ऊर्जा की तरंगों ने गैसियस कणों के बादलों को एक साथ दबा दिया और ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स अपने आप में कोलैप्स कर गए और फिर घूमना शुरू कर दिया। फिर बहुत सी मात्रा में इकट्ठा हुई हाइड्रोजन गैस ने प्रेशर क्रिएट किया और उसमें एक विस्फोट हुआ जिससे एक नया स्टार यानी प्रोटोस्टार का जन्म हुआ। पर अब आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार स्टार के बनने के बाद के बचे हुए गैस और पार्टिकल्स से प्लैनेट और उनके 170 से भी ज़्यादा चंद्रमा और एस्टेरॉयड बने होंगे। बट हमारे सोलर सिस्टम के वजूद को समझना इतना भी सरल नहीं। इसलिए मैं आपका दोस्त और होस्ट दीप आज आपको ये बताऊंगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे अस्तित्व में आया और उस दिन से लेकर आज तक क्या हुआ। और अगर आपको डीप में यह जानना है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना विशाल है और इसका फैलाव कहाँ तक है, तो हमारा हाउ फार इज़ आवर सोलर सिस्टम वाला वीडियो इस वीडियो के बाद देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ डीप स्पेस रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन देन मेक श्योर टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन so that you will never miss the deep space related information of the universe. हमारा सोलर सिस्टम के सही से बनने का पहला प्रूफ हमें अक्टूबर 1995 में मिला जब साइंटिस्टों की एक टीम ने 51 लाइट ईयर्स दूर पहली बार पेगासस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक प्लैनेट को देखा जो अपने मेन सीक्वेंस स्टार के अराउंड घूमता एक प्लैनेट 51 पेगासस बी, जिसकी संरचना एकदम जुपिटर से मेल खाती थी क्योंकि यह भी एक जुपिटर की तरह आकार में बड़ा और गर्म प्लैनेट था। पर इसकी एक चीज़ साइंटिस्टों को हैरानी में डाल रही थी कि यह प्लैनेट अपने स्टार के बहुत नज़दीक था और उसकी ये दूरी शायद हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी और सूरज की दूरी से भी कम है और यह अपने स्टार का चक्कर 4 दिन में ही पूरा कर लेता है और उस प्लैनेट की ऑर्बिटल स्पीड 136 किलोमीटर पर सेकंड की थी। जब हैरानी की बात यह थी कि पुरानी प्लैनेट फॉर्मेशन की थ्योरी के अनुसार एक इतना बड़ा प्लैनेट अपने स्टार के इतना नज़दीक नहीं बन सकता था और उसके बाद साइंटिस्टों ने बहुत से गैसियस एक्सोप्लैनेट ढूंढे जो अपने प्रमुख सितारे के चक्कर बेहद करीब से लगाते थे, जैसे प्लैनेट वास्ट 33b जो अपने स्टार HD 15082 का चक्कर 1.22 डेज में ही पूरा कर लेता है, जो भी एक तरह का हॉट जुपिटर है जिसका तापमान 5800 डिग्री सेल्सियस है और यह अब तक का ढूंढा गया सबसे गर्म प्लैनेट है। इन सब खोजों के बाद साइंटिस्ट हैरान थे कि इतना गर्म प्लैनेट अपने स्टार के इतना नज़दीक कैसे बन सकता है और इतने सारे प्रूफ के बाद हमें जुपिटर की एक्चुअल स्टार्टिंग पोजीशन का पता चलता है और सोचा कि शायद जुपिटर भी सूरज के नज़दीक बना होगा। तो इस आइडिया को इवेल्यूएट करने के लिए साइंटिस्टों की एक टीम ने सिमुलेशन मॉडल तैयार किया जिसमें छोटे से बड़े होते हुए प्लैनेट मरकरी, वीनस और अर्थ मिले। पर उनको वहाँ एक गड़बड़ी मिली। उनको मार्स की जगह एक अपने अर्थ से बड़ा मार्स जैसा प्लैनेट मिला। मतलब अब एक चीज़ साफ थी, जहाँ मार्स है वहाँ मार्स को नहीं होना चाहिए था, यानी उसका थोड़ा मास किसी और प्लैनेट ने चुराया होगा, शायद जुपिटर ने। उसके बाद साइंटिस्टों ने इवेल्यूएट किया कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले सूरज के नज़दीक 520 मिलियन किलोमीटर पर पहले जुपिटर बना जिसका मास आज के जुपिटर से कम था और यह घूमता हुआ हमारे स्टार के बनने के बचे हुए क्लाउड डस्ट को खाता हुआ बड़ा होने लगा
और अपने ऑर्बिट का क्लाउड डस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई। फिर सूरज की ग्रेविटी के कारण जुपिटर थोड़ा और करीब खींचा और उसने मार्स के ऑर्बिट में उथल पुथल मचा दी। उसने मार्स के ऑर्बिट में घुसकर वहाँ के डस्ट क्लाउड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। फिर जुपिटर ने अंदर आते हुए काफ़ी सारे डस्ट क्लाउड को अंदर की ओर फेंकना शुरू किया। पर जुपिटर के पीछे की डिस्क पर जो प्लैनेट बन रहे थे उसका प्रभाव होना अभी बाकी था। तो कोई तो प्लैनेट रहा होगा जिसने जुपिटर को खींचा होगा, पर इतने भारी प्लैनेट जुपिटर को अपनी ग्रेविटी से खींचना भी कोई आम बात नहीं। इसलिए वहाँ बना हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के बनने के समय जुपिटर सैटर्न की ऑर्बिट के नज़दीक नहीं था। इसलिए सैटर्न के बनने की प्रोसेस भी बहुत कुछ जुपिटर की तरह ही थी। पर वहाँ आगे सूरज के पास आते हुए सैटर्न ने जुपिटर को अपनी ओर खींचना शुरू किया, जिससे जुपिटर बाहर जाने लगा और उसकी ग्रेविटी सैटर्न से ज़्यादा थी। इसलिए बाहर जाते हुए जुपिटर ने सैटर्न को भी बाहर की ओर धकेला, जिससे दोनों प्लैनेट बाहर की तरफ आने लगे। और इससे साइंटिस्टों ने यह प्रेडिक्ट किया कि सैटर्न ने जुपिटर को सूरज के पास नहीं जाने दिया और उसे बचा लिया, क्योंकि सैटर्न सही वक्त पर अपना आकार बढ़ा रहा था। और इस प्रोसेस को हम ग्रैंड टेक हाइपोथेसिस बोलते हैं। और फिर अंदर की तरफ हमारी पृथ्वी व अन्य प्लैनेट बनने शुरू हुए, क्योंकि जुपिटर जब शुरुआत में डस्ट क्लाउड के कुछ और पार्टिकल्स लाया था, उसने उस डस्ट पार्टिकल्स को सूरज के नज़दीक छोड़ा। मरकरी और वीनस पहले ही एक ही ऑर्बिट में बने, फिर छोटे और हल्के होने की वजह से मरकरी आगे की ओर सरक गया। और इसी तरह पृथ्वी की ऑर्बिट में भी दो प्लैनेट का निर्माण हुआ था, पृथ्वी और किया का। जुपिटर के मार्स प्लैनेट के ऑर्बिट के पीछे जाने के बाद मार्स का मास कम हो गया और जिससे वह थोड़ा छोटा रह गया। बाहर जाते हुए जुपिटर इतना बड़ा हो चुका था कि ग्रेविटी का प्रभाव दोनों ओर डालने लगा और इसी के परिणाम स्वरूप मार्स और जुपिटर के बीच में जो डस्ट पार्टिकल थे वह कभी प्लैनेट नहीं बन पाए और उस डस्ट पार्टिकल की बेल्ट को हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। जब जुपिटर और सैटर्न ने बाहर जाना शुरू किया तब उन्होंने कॉमेट्स और पार्टिकल्स को इनर प्लैनेट की ओर धकेल दिया और इस इवेंट को हम लेट हेवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। फिर यह दो गैस जायंट अपनी ग्रेविटी से बाहर बन रहे आइस जायंट यूरेनस और नेपच्यून को बाहर की ओर धकेल दिया। उस समय नेपच्यून और यूरेनस अपनी ऑर्बिट को शेयर करते थे और आगे पीछे होते रहते थे, पर सैटर्न और जुपिटर के कंबाइंड ग्रेविटी के कारण वे पीछे जाने लगे और उनमें से नेपच्यून जो ज़्यादा भारी प्लैनेट था वह बाहर की ओर सरक गया। उसने हमारे बाहर आते हुए आइस डस्ट पार्टिकल्स को बाहर की ओर धकेल दिया और उसी डस्ट पार्टिकल से हमारी काइपर बेल्ट का निर्माण हुआ। अभी तक आप लोगों को बहुत कुछ आज के सोलर सिस्टम की तरह लग रहा होगा, पर जब आज से 3 बिलियन ईयर्स पहले तक सारे इनर प्लैनेट डस्ट पार्टिकल्स के कंबाइन होने की वजह से लावा और आग के गोले ही बनकर रह गए थे। सूरज और जुपिटर अपनी पूरी अवस्था में आ चुके थे और उनकी ग्रेविटी और तेज़ हो चुकी थी, जिससे उन्होंने बाहरी आइसी कॉमेट्स को अंदर की तरफ खींचना शुरू किया और इसी कारण से आग से धधकती हुई हमारी पृथ्वी पर उन्हीं आइसी कॉमेट्स में से कोई कॉमेट टकराया, जिससे हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट आया जो जीवन को पनपने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वह था पानी। आज भी बहुत से लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स की फॉर्म में कॉमेट्स सूरज की अपार ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं, पर कभी कभार यह कॉमेट जुपिटर की ग्रेविटी के इफेक्ट में स्लिंग शॉट स्पीड देकर सोलर सिस्टम के बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं, या फिर कुछ कॉमेट्स जुपिटर से टकरा जाते हैं और इसी कारण से हम जुपिटर को वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और इसी तरह काफ़ी हद तक हमारा सोलर सिस्टम बना। आप क्या सोचते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे साथ यूनिवर्स को हमारी नज़र से समझना चाहते हैं तो डीप इंटू द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।